हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है एसएससी जीडी की 21 फरवरी की दूसरी शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप देखिएगा, 100% आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस क्लास को देखकर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में कला भवन कहां पर स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए भारत कला भवन आपका स्थित है वाराणसी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन यहां से आपको और याद रखना है, द्रुपद मेला कौन सा? द्रुपद मेला दोस्तों ये कहाँ पर लगता है? ये भी दोस्तों आपका बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में लगता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? ये सवाल आना ही था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? ये सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को मिला है। तो सात्विक और चिराग आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये किसके खिलाड़ी हैं? तो आप सब जानते हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इनको भी आप नोट करेंगे। और दोस्तों यहाँ से आपको 2 से 3 चीज़ें और याद रखनी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में। 1991-92 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसका पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और दोस्तों इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों 2022 वाला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो मैंने आपको बताया है शरद कमल अंचता, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो आप सब जानते हैं राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 60 में है। अब दोस्तों राष्ट्रपति से बनने वाले सारे सवाल मैं आपको यहीं पर नोट कराऊंगा, नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 52 इसमें क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 इसमें क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल नंबर 54 इसमें क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। और आर्टिकल नंबर 55 इसमें क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 55 में जो निर्वाचन की पद्धति है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होगा, ये बात आर्टिकल नंबर 55 में लिखी हुई है। और आर्टिकल नंबर 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। और आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति का क्षमादान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 72। एक आर्टिकल और रह गया आपका, आर्टिकल नंबर 61। इसमें क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है। और आर्टिकल नंबर 71, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है, उसका जो निपटारा है, उसका जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत करेगा? आर्टिकल नंबर 71 के तहत करेगा। और आर्टिकल 143 इसमें क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, परामर्श कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 143 में। और राष्ट्रपति, ये लीजिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 123 में क्या है? तो आपको याद होगा, ये जल्दी से बताएं। आर्टिकल नंबर 123 मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जल्दी से बताएं। आर्टिकल नंबर 123 में किसका उल्लेख किया गया है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर। अब दोस्तों एक बार फिर से सारे आर्टिकल मैं आपको बताता हूं, फिर से सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से। आर्टिकल नंबर 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 में क्या है? उसकी कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल नंबर 54 में क्या है? उसका निर्वाचन। किसका? राष्ट्रपति का। आर्टिकल नंबर 55 में क्या है? निर्वाचन की जो पद्धति है। आर्टिकल नंबर 60 में क्या है? उसकी शपथ। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 72 में क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान। आर्टिकल नंबर 71 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है, उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल नंबर 143 क्या है? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को परामर्श करने की शक्ति। और आर्टिकल नंबर 123 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आपसे पूछे राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 123 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लावड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बच्चा जानता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। लावड़ी और तमाशा कहाँ के हैं? ये दोनों महाराष्ट्र के हैं। और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे।
एकनाथ शिंदे, ये महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन बना। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों फीफा से बनने वाले जितने सवाल हैं सारे सवाल मैं आपको नोट कराऊंगा, नोट कर लेना, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं बनेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2023 दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी फीफा की? 21 मई 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी फीफा की। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ज्यूरिक में स्थित है। सारे पॉइंटों को नोट करते चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इसके हेड कौन है? इन्फेंटिनो इसके हेड हैं। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का? तो इसका आयोजन हुआ था कतर, दोहा में। इसका शुभंकर क्या था? लाइव इसका शुभंकर था। फुटबॉल कौन सी थी? फुटबॉल का नाम था अल रहेला। और फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था? लुसेल स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था। इतनी जानकारी आपको नोट करनी है। ये सारे के सारे अपने आप में एक सवाल है, याद रखिएगा। अगला फैक्ट, अब दोस्तों इसका विजेता कौन बना? तो बच्चा जानता है, अर्जेंटीना इसका विजेता बना था। और इसका उप विजेता यानी कि अर्जेंटीना ने किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। अब दोस्तों ये 3 सवाल तो आप रट डालिए, परीक्षा में आपको 100% नंबर दिलाएंगे। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला था? लियोनेल मेसी को मिला था। गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला था? किलियन एम्बापे को मिला था, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और गोल्डन ग्लव्स का दोस्तों किसको मिला था? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, कौन? एमिलियानो मार्टिनेज करके खिलाड़ी हैं, इनको मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ से एक सवाल और याद रखिएगा, सबसे यंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला था इसमें फीफा वर्ल्ड कप में? तो दोस्तों एंजो फर्नांडीज, किसको मिला था? एंजो फर्नांडीज को सबसे यंग प्लेयर का अवार्ड मिला था, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और 2026 का आयोजन दोस्तों फीफा का कहाँ पर होगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला है। ये जानकारी भी आपको नोट करनी है। क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कुछ ऐसा सवाल पूछा गया था। तो दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं, यहाँ से आपके ऑप्शन में जो भी रहा होगा आप दोस्तों उसको चेक कर सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में अधिकतम, जिसमें से दोस्तों 238 दोस्तों कैसे होते हैं? ये दोस्तों 238 होते हैं निर्वाचित। कैसे? निर्वाचित। और जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 है। और दोस्तों निर्वाचित कितने होते हैं? 238 है। मनोनीत कितने किए जाते हैं? 12। इतनी जानकारी आपको नोट करनी है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में कितने हैं? 245। ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, बहुत अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों यहाँ से एक दो सवाल मैं आपको और बताता हूँ, जैसे कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको कितनी उम्र होनी चाहिए? आपका 30 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य वंश की राजधानी कौन सी थी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मौर्य वंश की राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। किस आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, याद रखिएगा दोस्तों। लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 और 21 इन दोनों मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर। तो आपसे सवाल ऐसा ही पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकते हैं? आर्टिकल 20 और 21। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका आंसर आपको देना है कमेंट कर। दोस्तों ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। उन आर्टिकल्स का नाम जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत को श्रीलंका से कौन सा चैनल जोड़ता है? तो आपको याद रखना है पाक जल डमरू, इसको दोस्तों मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। अब दोस्तों आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360। ये होता है दोस्तों राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना से कोई सवाल पूछा गया था। अब क्या सवाल पूछा गया था उसका दोस्तों कंफर्मेशन नहीं हो पाया है, लेकिन 2011 की जनगणना से आपकी परीक्षा में सवाल बन रहा है, यानी कि दोस्तों आपको पढ़कर जाना है। दोस्तों अब मैं 2011 की जनगणना से जो सवाल बन सकते हैं सारे मैं आपको बताता हूँ, देखते चलिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? 940 लिंगानुपात था। सबसे आबादी का घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व था। वर्ष 2001 से लेकर 2011 के बीच में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ये 17.64% थी। साक्षरता दर कितनी थी? कुल 74.04% थी। 74 क्या थी कुल साक्षरता दर।
अब दोस्तों भारत में दुनिया की कुल आबादी कितनी थी? 17.5%। याद रखिएगा, पूरी दुनिया की जो आबादी है वो भारत में दोस्तों कितने परसेंट थी? 17.5%। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं? केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। और सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? बिहार की है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? ठाणे, महाराष्ट्र। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक सवाल और पूछ सकता है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? नई दिल्ली का। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का। ये क्वेश्चन भी आप नोट करेंगे। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, बच्चा बच्चा जानता है। भारत की साक्षरता दर कितनी थी कुल? 74.04% भारत की कुल साक्षरता दर थी, जिसमें पुरुषों की कितनी थी? 82.14%। इंपॉर्टेंट। महिला कितनी थी? 65.46%। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था? सरचिप। कौन सा था? सरचिप, जो कि मिजोरम में स्थित है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। इसके अलावा न्यूनतम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दादरा नागर हवेली। अगला क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों आपको मैंने सुबह वाली शिफ्ट में बहुत डिटेल में ये सब चीज़ें बताई हैं। अगर आपने सुबह वाली क्लास ना देखी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सुबह वाली क्लास आप जरूर देखें। उसमें दोस्तों मैंने इतनी एडिशनल जानकारी दी है, आने वाली परीक्षा में आपको 100% नंबर दिलाएगी। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो 2007 से 2012 तक चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ये दोस्तों कुछ सवाल थे दोस्तों बच्चों के द्वारा शेयर किए गए हैं। इतने ही सवाल बच्चे बता पा रहे हैं, ज़्यादा सवाल दोस्तों याद नहीं रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पेपर बिल्कुल आसान पेपर आपसे पूछा जा रहा है, ज़्यादा टफ पेपर आपसे नहीं पूछा जा रहा है। आप दोस्तों सवालों का लेवल देख सकते हैं कैसे सवाल आ रहे हैं, यानी कि अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी 100% आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा दिल से, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।